रोलिंग स्टार्ट। राजीव, आपने हास्य कला की शुरुआत कैसे की? बड़ा अच्छा सवाल किया है और बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे सवाल सुन करके, क्योंकि कुछ सवाल बहुत कम सुनने को मिलते हैं। बड़ा अच्छा सवाल किया है कि हास्य की शुरुआत कैसे की। बहुत समय पहले की बात है, तकरीबन 20-25 साल में, अभी तो पुरानी बात याद भी नहीं कैसे की। तो बस वही 20-25 साल पहले ऐसे हंसते खेलते खिलाते लोगों के साथ मिलते बैठते, घर परिवार पड़ोसी दोस्त कुछ कुछ बोलते थे, लोग हंसते थे और फिर अपने आप को लगने लगा कि यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है, लोगों को मज़ा आता है, आप एंटरटेन कर रहे हैं, लोग खुश होते हैं और आपके दोस्त यार सब ज़्यादा बनते हैं। तो अच्छा लगने लगा, फिर धीमे धीमे इसको आगे बढ़ाना शुरू किया मेहनत मशक्कत से। राजीव, आप बहुत बड़े हास्य कलाकार में आते हैं, आपको कितना संघर्ष करना पड़ा यहाँ तक आने के लिए? काफी संघर्ष करना पड़ा, बहुत ट्रैफिक था रास्ते है ना जी। वो सब ट्रैफिक क्रॉस किया, फिर गाड़ी के लिए वेट करना पड़ा, फिर उन गाड़ी में बैठे, फिर रास्ते का ट्रैफिक क्रॉस करते यहाँ तक पहुँचा। लेकिन जहाँ तक हास्य का सवाल है कि हर एक चीज़ की एक यात्रा होती है, एक जर्नी होती है। तो वो जर्नी में मैं अभी भी हूँ, ऐसा नहीं कि कोई मकाम जैसी चीज़, क्योंकि ये जैसे जीवन चलने का नाम है वैसे ये हास्य की दुनिया है। आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया करते रहना पड़ता है, नया दिखाते रहना पड़ता है, नए कंटेंट को लोगों के बीच में पेश करते रहना पड़ता है, तो तभी लोग आपसे जुड़ते हैं। तो बस ऐसे ही हर दिन माहौल में, समाज में, सोसाइटी में, देश में कितनी घटनाएं, इतनी खबरें, इतनी चीज़ें होती हैं, उन्हीं में से मैं कहीं ना कहीं से जुटा करके मसाला लाता हूँ जब जैसा मौका मिलता है। कभी मंच के माध्यम से, कभी टेलीविज़न के माध्यम से, कभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कभी रेडियो के माध्यम से, कभी ऑडियो और सीडी के माध्यम से, अलग अलग माध्यम है जो इनसे मैं अपनी बातें, अपना हास्य लोगों तक पहुँचता रहा है। हम लोग भी चाहेंगे राजीव, आप हमेशा हम लोग को हटाते हैं। बिल्कुल। राजीव, आपकी फैमिली में भी कोई इंडस्ट्री से ऐसा जुड़ा हुआ है? हमारी फैमिली से इस इंडस्ट्री में कोई नहीं है, लेकिन जो लोग इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं वो जरूर हमें चाहिए। जी बिल्कुल। राजीव, हम लोग ने आपको हमेशा बड़े पर्दे पे सबको हंसाते हुए देखा है, क्या आप अपनी रियल लाइफ में भी इतनी खुश मिजाज हैं या थोड़े गुस्से वाले हैं? नहीं, गुस्से का कोई काम ही नहीं होता। जब एक बार आप चिल डाउन हो जाते हैं, हाँ। जीवन में बहुत सारी चीज़ें समझ लेते हैं, देख लेते हैं, और ख़ास तौर से जब आपका हास्य का काम होता है कि जब आप लोगों का हंसाने का ही काम है आपका, तो ज़्यादातर समय आपका उसमें निकल जाता है। आपको गुस्सा होने का, नाराज़ होने का मौका बहुत कम मिलता है। लेकिन मैं नाराज़ भी होता हूँ और बहुत ज़्यादा नाराज़ होता हूँ, लेकिन उस नाराज़गी को मैं रोक लेता हूँ, अपने पास रख लेता हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो नाराज़गी को, किसी की या किसी की सच्चाई को स्वीकार करें। और मैं अपनी नाराज़गी आपके सामने व्यक्त करूँ, किसी के सामने भी, और आप उसको स्वीकार ना करें, तो मेरी नाराज़गी वेस्ट हो जाएगी। इसके लिए मैं अपनी नाराज़गी वेस्ट नहीं करता। राजीव, आपकी फैमिली में कौन कौन है? हमारी फैमिली में 2 बीवी हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बीवी है। राजीव, आपने लाफ्टर चैलेंज सेकंड जो पार्ट था वो आपने जीता था, कैसा अनुभव था? वो सफर कैसा था उस बीच का? वो सफर बड़ा इंटरेस्टिंग था। सबसे इंटरेस्टिंग सफर हमारे ख्याल से वही था, क्योंकि मैं इससे पहले कई सालों से मुंबई में स्ट्रगल कर रहा था, काम भी कर रहा था, एज ए राइटर लिख भी रहा था, और काफ़ी मतलब संतोषजनक स्थिति में था। बट जब ये लाफ्टर चैलेंज आया, और लाफ्टर चैलेंज में जो प्रोडक्शन हाउस था, तो उनका कोई दूसरा प्रोजेक्ट था जो मैं एज ए राइटर लिखता था। जब लाफ्टर चैलेंज 1 आया, बहुत बड़ा हिट हो गया, तो मेरे तमाम सारे दोस्त वहाँ के थे, कुछ यहाँ के, सब लोगों ने बोला अरे यार आपको भी जाना चाहिए ऐसे शो में, आप भी जाना चाहिए। सारे लोगों ने धक्का देके मेरे को पुश किया कि आप भी जाइए। मैं भी पहुँच गया, तो मैंने उसको डायरेक्टर को बोला मैं भी परफॉर्म करना चाहता हूँ, और जो साथी कलाकार थे उन्होंने बोला अरे आप इतने अच्छे राइटर हैं, आपका नाम है, और इसमें तो बड़ा कॉम्पिटिटिव है, कोई पहले राउंड में आउट हो जाता, कोई दूसरे राउंड में आउट हो जाता, तो इंसल्ट भी हो जाती है, तो आपका ऑलरेडी नाम तो आपकी इंसल्ट भी हो जाए, इससे अच्छा आप पार्टिसिपेट मत करिए इसमें। बट इतना लोगों को हौसला था, चीज़ें हमने कहा नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। और एक दिन एक डेट को ये हुआ कि फलानी जगह ऑडिशन है, जुहू में एक जगह, तो मैं अपना झोला टांग करके अपने दादा के जैसे अपना वहाँ पर पहुँच गया, और काफ़ी लोग लाइन में लगे हुए थे।
तो उसमें से बहुत सारे लोग मुझे वैसे ही जानते थे, तो सारे लोगों को लगा कि शायद मैं ऑडिशन लेने वालों में से हूँ मैं। तो सब कई लोग जो जानते थे करीबी तो खुश हो गए, दादा आपके तो ऑडिशन अच्छा हो जाएगा। हमने नहीं भाई, मैं खुद ऑडिशन दिया। मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद फिर मैं रोज उधर ऑफिस जाता रहता था डायरेक्टर के। तो मैंने देखा एक दिन उसके यहाँ 50 लोगों को सिलेक्ट कर दिया। 50 लोगों की लिस्ट बन चुकी, मेरा कहीं नाम ही नहीं उसमें। मैं बड़ा परेशान सा हो गया। फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा पंकज उसका डायरेक्टर का नाम था, मेरा नाम नहीं है। नहीं यार तू नहीं कर पाएगा, मैंने तेरा देखा ऑडिशन, तेरा पीछे तू वैसे राइटर ही काम कर, ऐसा कुछ कंटेंट नहीं है। मैं अंदर से थोड़ा बहुत चुकी तैयारी और मंशा बना चुका था, मुझे परफॉर्म करना है। लास्ट में मुझे झटका लगा, बोली नहीं तेरा काम नहीं है, तुम सब अलग है चीज़। मैं बोला नहीं यार मैं करूँगा। क्या करता तू, करके बता यार ऐसे। तो मैंने कुछ किया, नहीं यार तू नहीं कर पाएगा। मैं उससे रिक्वेस्ट, मैं बोला बॉस 50 लोग हैं, उसमें से एक बंदा है जो सबसे पहले आते ही आउट हो जाएगा, जिसका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। उसमें 50 में से एक बंदा जो लास्ट तक पहुंचेगा वही विनर होगा। तो हमने कहा उस ग्रुप में ले लो जो आते ही सबसे पहले बाहर हो जाए। तो बोला नहीं बहुत मुश्किल है। अचानक उनका शूट शुरू होने के कुछ समय पहले कोई एक कंटेस्टेंट कुछ किसी कारण से कम हो गया, तो उसने फिर मेरा नाम वहाँ पे सबसे नीचे 50वें नंबर पे। और सबसे अच्छी बात ये रही कि लोगों का प्यार, स्नेह, माँ बाप का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद, कि मैं उस 50वें नंबर से मैं विनती करके मैंने एंट्री किया और नंबर 1 तक पहुंचा। ये एक बड़ी उत्साहित करने वाली चीज होती है। मुझे भी जीवन में कई बार मैं इस चीज को जब खुद अपने आप में सुनता हूँ, देखता हूँ मोड़ करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसे सर आप जिसको बताएंगे ना उसके अंदर भी आएगा कि अगर मैं कुछ नहीं हूँ तो फिर भी कुछ बन सकता हूँ। जी मैंने आपको बताया है सर जरूर मैं कुछ बन सकूंगी। है ना। राजीव आपने पुस्तक का भी लेखन किया हुआ है, आपकी सेकंड पुस्तक कब आ रही है? मेरे सेकंड पुस्तक लिख करके रेडी हो चुकी है, जी। कंप्लीट एक छप भी चुकी है, कुछ छोटा मोटा काम बचा हुआ है। लेकिन अभी इन दिनों मेरी थोड़ी सी व्यस्तता है लाइव शोज को लेकर के ज़्यादा। जैसे थोड़ा सा समय मिलेगा मे बी मैं शायद जब इतना समय निकल गया है तो मैं नए साल में उसका विमोचन करूँगा। उसका नाम है चुल्लू भर पंक्तियाँ। चिल्लू भर पंक्तियाँ। राजीव आप कानपुर से हैं, कानपुर से मुंबई की लाइफ स्टाइल में काफी अंतर है, तो आपको कैसे इतना मतलब फेस करना पड़ा यहाँ का और वहाँ पे इतना अंतर है, इतना एडजस्ट करने में कुछ दिक्कत? कुछ दिक्कत क्या, बहुत दिक्कत हुई शुरुआती दौर में, काफी दिक्कतें हुई। बोली, भाषा, रहन सहन, खान पान, आना जाना, मतलब लोगों से पूछना और वहाँ की चीज़ों को एडजस्ट होना, काफ़ी टाइम लगा। बट करत करत अभ्यास के दौरान अभ्यास हो जाता, धीमे धीमे अभ्यस्त हो गया उन चीज़ों में। और राजीव आपने नुक्कड़ नाटक और थिएटर काफी कुछ किया है, अचानक से आपके मन में कैसे आया कि मैं मुंबई जाऊँ वहाँ पे अपना लेखन का? और नहीं अचानक नहीं आया जी। पहले ये ख्याल आया कि मैं मुंबई जाऊँ, अच्छा, इसकी वजह से मैंने नुक्कड़ नाटक और ये सब किया। राजीव अभी आप इप्टा करके आपका जो अभी जिसमें आपका सम्मान किया गया है, उत्तल दत्ता के नाम से, आपको कैसा लगा वो? क्योंकि आपको तो हर जगह सम्मान मिला, कानपुर में आके आपको इतने बड़े नाम पे सम्मान मिला, तो कैसा लगा आपको? इतना बड़ा नाम जी, का सम्मान, और उनके नाम को आपने और बड़ा बना दिया। उत्पल दत्त जी को आपने उत्पल दत्ता बना दिया। उत्पल दत्त, हाँ दत्ता भी कह सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। सो वो उत्पल दत्त बहुत बड़े कलाकार थे और बहुत सारी फिल्मों में बहुत सधे हुए अभिनय से और हास्य को जो उन्होंने कॉम्बो कर करके अपने ज़माने में एक फिल्मों में जो विशेष रोल किए, और वो भी नाट्य संस्था से कभी जुड़े हुए थे। तो एक इतने बड़े शख्सियत के नाम का सम्मान मिलना और एक ऐसे शख्स और एक ऐसी संस्था के नाम से सम्मान मिलना जहाँ से मेरे जीवन के करियर की खुद शुरुआत हुई थी, तो ये सब बड़ा चमत्कृत करने वाला है, बड़ा मेरे लिए बड़ा भाग्य विभोर करने वाला क्षण है। और मैं भी कल जब मुझे सम्मान मिला तो हालांकि वहाँ पर बहुत कम समय था, मैं बहुत सारी अपनी भावनाएं नहीं व्यक्त कर पाया। मेरे बहुत सारे जो पुराने साथी थे, मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैं अंदर अंदर तो उन यादों में खो गया था, उन पुराने क्षणों में, चीज़ों में जो मैंने यहाँ पे शहर में, इस मंच में और इप्टा के साथ में अपने पुराने साथियों के साथ जो समय गुजारा, तो वो कल सारा समय, सारी चीज़ें मेरी आंखों में आसपास कहीं घूम रहा था, तो मैं उसको एंजॉय भी कर रहा था, कुछ थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहा था। और ये सम्मान मैं कानपुर से लेके जा रहा हूँ मुंबई तक, और
अब आने वाले समय में 4-6 दिनों में कुछ और जो न्यूज़ चैनल्स हैं, कुछ बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, है ना, मैं उन लोगों को भी मैं बताऊंगा, लोगों को भी भाई ये सम्मान मैं अपने शहर से लेकर के आया हूँ, जो मैं बहुत उत्साहित हूँ। तो ये खबर मैं और लोगों तक पहुँचाऊंगा और इस सम्मान का सम्मान रखने के लिए आगे हमें बहुत सारा काम करना है। राजीव, पब्लिक आक्रोश के माध्यम से आप आने वाले युवा टैलेंट को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि कैसे वो अपना कैरियर संभालें? कैरियर बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसे महिलाएं अपने आप को संभालती हैं, क्योंकि कैरियर भी बिल्कुल वैसे ही कोमल होता है, वैसे ही बड़ा प्राकृतिक होता है। तो कोई भी कैरियर को संवारने के लिए, कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए कोई अप्राकृतिक कार्य न किया जाए। कई बार क्या होता है कि कई बार लोग शॉर्टकट या इस चीज को पाने के लिए किसी दूसरे माध्यम से, किसी सोर्स, सिफारिश, किसी मिलने जुलने वाले की ये चीज हमको मिल जाए, वो वैसे नहीं प्राप्त होती है। आपको कैरियर को आपको गहराई देनी है, क्योंकि कैरियर का मतलब आपका पूरा जीवन होता है, उसमें आपका जीवन होता है, फिर आपके ऊपर आश्रित लोग जो होते हैं उनका भी जीवन उससे जुड़ा होता है। तो अपने कैरियर को बहुत प्यार से सींचे, बहुत सम्मान से सींचे, बहुत गहराइयों से और बहुत मेहनत मशक्कत के साथ उसके जितने भी पहलू हैं हर पहलू पे विचार करके अपने मेहनत मशक्कत खून पसीने से उसको अच्छी तरीके से सींचे, तो निसंदेह आपका कैरियर आने वाले समय में निखर के बहुत अच्छे रूप में लोगों के सामने आएगा। राजू, हम लोग पब्लिक आक्रोश के लिए आपसे लास्ट में 2 शब्द जरूर चाहेंगे हमारी पत्रिका के लिए। ये सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने बहुत सारी मैगजीन पत्रिकाएं सब सुनी, लेकिन ये जो टाइटल है ये मुझे बहुत प्रेरणादायक लगता है, पब्लिक आक्रोश। क्योंकि अक्सर जब किसी मैगजीन का या किसी समाचार पत्र का जन्म होता है तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक के आक्रोश से ही जन्म होता है, और कई ऐसी बातें हैं जो पब्लिक के मन में आक्रोशित होती रहती हैं, लेकिन वो बातें सामने निकल के नहीं आ पाती हैं। तो शायद पब्लिक आक्रोश के माध्यम से ये सब आपकी जो टीम है, ये जो बीड़ा उठाया है, निसंदेह प्रशंसा के पात्र हैं और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि ये जो पब्लिक आक्रोश है ये काफ़ी दूर तक फैले, काफ़ी इसका हिंदुस्तान में, पूरे देश में एक इसके अच्छे परिणाम आए पब्लिक आक्रोश के। और जब भी आक्रोश होता है तो परिणाम हमेशा अच्छे हैं। ये आक्रोश हमेशा बनाए रखें। सर, थैंक यू। आपका यहाँ आना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ही खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। मुझे बताया सर, इतने हंस कर बातें की, आजकल कौन लोग किसी से हंस के बात करते? सर, आपको देख के मुझे बहुत हंसी आती है। बहुत ही आपने पहले वाला वक्त दिया हम लोगों को।